हेलो स्टूडेंट, आज 10 सितंबर 2020 को हमारा अगला टॉपिक है डायरेक्ट टैक्सेस। पहले भी तुम्हें बताया मैंने डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। तो देखो, अ डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स इन विच इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स एंड बर्डन ऑफ टैक्स। ये तुम्हें मैंने थर्ड सेम में बताया था कि इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स क्या होता है, बर्डन ऑफ टैक्स क्या होता है। ठीक है, फॉल ऑन द सेम पर्सन, दैट मीन्स द पर्सन ऑन विच टैक्स इज लेविड, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑल्सो। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिनमें जिस पर्सन की इनकम पर टैक्स लग रहा है वही पर्सन अपनी टैक्स को पे करेगा। ठीक है, मतलब अपना वो बर्डन जो टैक्स का किसी दूसरे पर्सन के ऊपर नहीं डाल सकता है। ठीक है, इट कैन नॉट शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर टू समवन एल्स। ये जो हमारा बर्डन है, ये जो टैक्स पेयर के द्वारा किसी दूसरे पर्सन के ऊपर शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है बेटा, सम इम्पोर्टेंट डायरेक्ट टैक्सेस इम्पोज इन इंडिया आर एज अंडर। तो हमारी इंडिया में जो डायरेक्ट टैक्सेस है ना, देखो कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है इनकम टैक्स, जो हम लोग थर्ड सेम में पढ़ के आ चुके हैं। इट इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। इनकम टैक्स जो होता है गवर्नमेंट का बहुत एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। इट इज लेविड ऑन एंड पेड बाय द सेम पर्सन, मतलब ये सेम पर्सन पे ही लगाया जाता है, सेम पर्सन के द्वारा ही पे किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टैक्स ब्रैकेट्स एज डिफाइंड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यहाँ पे डिफरेंट टैक्स ब्रैकेट्स का मतलब है डिफरेंट टैक्स स्लैब्स। जैसे 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 लाख से 5 लाख तक जो है 5%, और 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ऊपर के स्लैब पर जो है 30% टैक्स लगेगा। ठीक है, तो इट इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन ऑल द इनकम्स दैट इज जनरेटेड बाय वेरियस एंटिटीज विद इन देयर जुरिडिक्शन। तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इसको सभी टाइप की इनकम पे लगाती है। ठीक है, ऑल इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस हैव टू फाइल एन इनकम टैक्स रिटर्न। देखो इनकम टैक्स रिटर्न क्या होती है, तुम्हें मैं थर्ड सेम में पढ़ा के आ चुकी हूँ। तो वो कह रहा है कि सारे इंडिविजुअल और सारे कंपनीज, बिजनेसमैन वगैरह, बिजनेसेस वगैरह, ठीक है, वो सारे के सारे अपना इनकम टैक्स रिटर्न हर साल फाइल करेंगे। उसमें अपनी इनकम को शो करेंगे, डिटेल देंगे अपनी इनकम की कि हमने किस सोर्स से कितनी इनकम कमाई है और हमारा कितना टैक्स बनता है। द इनकम टैक्स दैट इज चार्ज ऑन इनकम ऑफ कंपनीज इज ऑल्सो नोन एज कॉर्पोरेट टैक्स। तो कंपनीज जब अपनी इनकम टैक्स देती हैं, मतलब कंपनी पे जो इनकम टैक्स लगता है उसको कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। ठीक है, तो इन इंडिया इनकम टैक्स इज मैनेज्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये भी तुम्हें पता है, 5th सेम में तुम्हें कराया है, सॉरी 3rd सेम में तुम्हें कराया है कि हमारी इंडिया में जो इनकम टैक्स जो भी है अथॉरिटी वगैरह सारी की सारी जो मैनेज किया जाता है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग किया जाता है। उसके हमारा अगला टॉपिक है कॉर्पोरेट टैक्स। अभी तुम्हें बता दिया कि कंपनीज अपनी इनकम पे जो टैक्स देती हैं उसको कॉर्पोरेट टैक्स कहा जाता है। द इनकम टैक्स दैट इज चार्ज ऑन इनकम ऑफ कंपनीज इज ऑल्सो नोन एज कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, जो कंपनीज की इनकम पे जो टैक्स चार्ज किया जाता है उसको हम कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द कॉर्पोरेशन टैक्स, इसी को हम कॉर्पोरेशन टैक्स भी कहते हैं, इसी को कॉर्पोरेट टैक्स भी कहते हैं। इट इज द टैक्स ऑन ऑल द इनकम्स और गेन जनरेटेड बाय अ कंपनी। तो ये कॉर्पोरेट टैक्स वो टैक्स होता है, उस इनकम पे लगता है, उन गेन्स पे लगता है, उन प्रॉफिट्स पे लगता है जो एक कंपनी जनरेट करती है। इन इंडिया कॉर्पोरेट टैक्स इज ऑल्सो मैनेज एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। एस्टेट टैक्स अगला टैक्स है हमारा। एस्टेट टैक्स, एस्टेट का मतलब जैसे हमको अपने फादर से, अपने दादा से, अपने परदादा से जो भी प्रॉपर्टी मिलती है, ठीक है, उस पर टैक्स हमको पे करना पड़ता है। तो देखो व्हेन अ पर्सन डाई, जब एक पर्सन की डेथ हो जाती है, हिज प्रॉपर्टी और अदर एसेट आर ट्रांसफर टू अदर पर्सन। जैसे दादाजी की डेथ हो जाती है तो उसकी इनकम जो है फादर के, उनकी प्रॉपर्टी जो है फादर के नाम पे हो जाती है। फादर की डेथ हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टी जो है अपने बेटे के नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। तो ये जो जिसके नाम पे जो ट्रांसफरी पर्सन है वही लायबल होता है उस प्रॉपर्टी टैक्स को भरने के लिए। तो इन सच केस पर्सन गेटिंग द प्रॉपर्टी, यानी कि चाहे प्रॉपर्टी है चाहे अदर एसेट्स हैं, जो जिस पर्सन को वो ट्रांसफर किया जा रहा है यानी ट्रांसफरी, इज लायबल टू पे एस्टेट टैक्स। एस्टेट टैक्स अराइजेज ऑन द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल।
तो जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है उसके बाद ही एस्टेट टैक्स लगता है, ठीक है, यानी कि जो डिसीज्ड पर्सन है उसकी असेट पे हम जो है इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, सॉरी टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। इट इज अ टैक्स ऑन द एस्टेट और टोटल वैल्यू ऑफ मनी एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हु हैज डाइड, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला आता है गिफ्ट टैक्स, ठीक है बेटा। तो गिफ्ट टैक्स देखो, गिफ्ट टैक्स इज द टैक्स दैट एन इंडिविजुअल रिसीविंग द टैक्सेबल गिफ्ट पेज द गवर्नमेंट, ठीक है। जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को टैक्सेबल गिफ्ट दे रहा है, टैक्सेबल गिफ्ट का मतलब वो गिफ्ट जो टैक्सेबल हैं, जो टैक्स के लिए लायबल हैं, ठीक है, तो वो अपने इस गिफ्ट की अमाउंट पे गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। इंडिया में 50,000 से ऊपर का अगर आप किसी को गिफ्ट देते हो तो उस पर इनकम टैक्स लग जाता है, 50,000 लिमिट है। 50,000 से नीचे गिफ्ट दोगे तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। But in India earlier there was provision of gift tax, but now this tax has been abolished in country, ठीक है। पहले होता था कि 50,000 इनकम पे हमने जो है टैक्स 50,000 रुपये गिफ्ट पे जो है हमने टैक्स पे करना होता था। आजकल ये चीज़ नहीं है क्योंकि इसको इनकम में ही हम ऐड कर लेते हैं अपनी, ठीक है। फिर है वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स का मतलब धन कर। जितना भी हमारे पास टोटल धन है, धन में सिर्फ अमाउंट नहीं, मॉनेटरी वैल्यू नहीं आएगी, धन में हमारे पास जितना भी ज्वेलरी हो गई, ठीक है, और जितना भी हमारे पास एसेट्स हैं, जितनी मॉनेटरी वैल्यू है हमारे पास, वो सारा वेल्थ में आ जाता है। तो इट इज चार्ज ऑन द वेल्थ ऑफ अ पर्सन। तो वेल्थ टैक्स किसी पर्सन की वेल्थ पे चार्ज होता है। जनरली दिस टैक्स इज लेविड ऑन रिच पर्सन हु हैव लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ विद देम। तो जनरली जो ये वेल्थ टैक्स होता है ये उन पर्सन पे लगाया जाता है जो रिच पर्सन होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ होती है, ठीक है। अगला है हमारा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये हमने बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम में भी किया था ये चीज़ कि सिक्योरिटीज़ का मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह, जब उनका ट्रांजैक्शन हो रहा है, जब उनकी सेल परचेज हो रही है, उस टाइम पे टैक्स पे किया जाता है। तो देयर आर मैनी पीपल इन द कंट्री हु डील्स इन डिफरेंट सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स एक्सेट्रा थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टॉक एक्सचेंज से अपने शेयर्स को सेल करते हैं, परचेज करते हैं, उसका बिजनेस करते हैं। तो गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इन कंट्री। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगा दिया कंट्री में। दिस टैक्स इज चार्ज एट टाइम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। तो ये टैक्स कब लगाया जाता है? जब वो पर्सन है वो अपने सिक्योरिटीज को सेल कर रहा है या परचेज कर रहा है, और दोनों टाइम पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया जाता है। दिस टैक्स इज लेविड इज बाय एडिंग द टैक्स टू द प्राइस ऑफ द शेयर। तो ये जो टैक्स होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इसको हम शेयर की प्राइस में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। दिस मीन्स दैट एवरी टाइम यू बाय और सेल शेयर्स यू पे दिस टैक्स। जितनी बार आप अपने शेयर्स को परचेज करोगे या सेल करोगे, उतनी बार ये टैक्स आपको पे करना ही पड़ेगा। ऑल सिक्योरिटीज ट्रेडेड ऑन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज हैव दिस टैक्स अटैच टू देम। तो हमारी इंडियन स्टॉक्स वैसे कंट्री में 23 हैं, पहले 24 थे, अब एक स्टॉक एक्सचेंज बंद हो गया है, ठीक है। अब 23 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। तो इन सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंजेस पे जितनी भी सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जा रहा है, ठीक है, उन पे ये टैक्स अटैच होता है, ठीक है। अब देखो बेटा फीचर ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कि डायरेक्ट टैक्स के फीचर क्या होते हैं। सबसे पहले है मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। जो डायरेक्ट टैक्स है वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट की टैक्स इनकम कमाने का सबसे बड़ा जो है सोर्स है, ठीक है। उसके बाद टैक्स ऑन इनकम एंड प्रॉपर्टी। तो ये जो इनकम टैक्स लगता है ये इनकम पे लगता है, ये हाउस प्रॉपर्टी पे लगता है, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, उसके बाद इस में जो है बर्डन का शिफ्टिंग नहीं किया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में जिस पर्सन का टैक्स है उसी पर्सन को पे करना पड़ता है। सर्टेनिटी इन अमाउंट ऑफ टैक्स, और इसकी एक खासियत और है कि क्योंकि अमाउंट को पे करना और अमाउंट को बियर करना, यानी कि जितनी लायबिलिटी बन रही है उतना ही पे करना पड़ता है। तो अमाउंट सर्टेन होता है, मतलब कोई इसमें ऊपर नीचे का अमाउंट नहीं होता है। फिर प्रोग्रेसिव इन नेचर, ये तो मैंने कल ही बताया था कि हमारी इंडिया में जो इनकम टैक्स है वो प्रोग्रेसिव नेचर का है। मतलब जैसे 2.5 लाख तक नील हो गया, उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम पे जो है हम अपना 5% लगा देंगे, और उसके बाद 5 लाख से 10 लाख के बीच में अगर इनकम है तो 20% लग जाएगा, अबाउट 10 लाख है तो 30% लग जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा इसका नेचर है, हमारी इंडियन इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स का जो नेचर है वो प्रोग्रेसिव है, ठीक है बेटा। तो ये 5 पॉइंट आपने
लर्न करने हैं। उसके बाद 6 है बैलेंस रीजनेबल डेवलपमेंट। तो जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो जो इनकम टैक्स है उसके अमाउंट को कम भी कर सकती है, बढ़ा भी सकती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट एरिया के अकॉर्डिंग, अगर बैकवर्ड एरिया है तो वहाँ पे इनकम टैक्स में वो छूट दे सकती है, देती भी है। और अगर पॉश इलाका है, ठीक है, पॉश एरिया है, तो वहाँ पे इनकम टैक्स बढ़ा के लेगी। फिर है नो इंटरमीडियरीज, ठीक है। इनकम टैक्स में कोई इंटरमीडियरीज का मतलब ही नहीं होता, क्योंकि जिस पर्सन ने टैक्स पे करना है उसी पर्सन ने अपनी इनकम को असेस करना है, तो कोई इंटरमीडियरीज की लोड इसमें नहीं होती है, ठीक है बेटा। उसके बाद है डिफिकल्ट एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद डायरेक्ट टैक्सेस आर मेनली ऑन इनकम वेल्थ ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स और कॉर्पोरेट बॉडीज, ठीक है। तो जो डायरेक्ट टैक्स है वो हमारे मेनली इनकम या वेल्थ पे लगते हैं, चाहे इंडिविजुअल है, चाहे फर्म्स हैं, चाहे कॉर्पोरेट बॉडीज हैं। तो वेयर मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन आर कैरिड आउट इन लैक्स ऑफ प्लेसेस एंड कीपिंग एन आई ओवर ऑल सच ट्रांजेक्शन इज वर्चुअली इम्पॉसिबल। तो क्योंकि हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत सारे लोगों का ट्रांजेक्शन भी बहुत जो है मिलियंस में होता है। इसलिए ये कह रहा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे होता है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो हर एक छोटे से छोटे ट्रांजेक्शन पे उसका मतलब डायरेक्टली उसको डीपली उसको इंस्पेक्ट नहीं कर पाती है। फिर टैक्स इवेजन का मतलब क्या होता है? टैक्स को गलत तरीके से छुपाना, मतलब इलीगल है टैक्स इवेजन। तो टैक्स इवेजन बहुत होता है हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा होता है? जहाँ पे लोगों की इनकम का ही नहीं पता होता, लोगों की जॉब का ही नहीं पता होता। फिर है कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स आर परसेंटेज ऑफ टैक्स कलेक्टेड आर हायर इन डायरेक्ट टैक्सेस एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन कॉस्ट जो होती है वो हमेशा डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन कॉस्ट से कम होती है। फिर है टाइम ऑफ कलेक्शन, द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स कलेक्टेड आफ्टर द एंड ऑफ ईयर। इसका टाइम फिक्स होता है कि जो इनकम टैक्स है या जो हमारा प्रॉपर्टी टैक्स है या जो हमारा कॉर्पोरेट टैक्स है ये हर साल के एंड में ही कलेक्ट किया जाता है। फिर है रेसिस्टेंस टू पे। उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हमारे देश में जो कि इस टैक्स को पे करने से बचना चाहते हैं, ठीक है बेटा। फिर है ये डायरेक्ट टैक्सेस के, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो है इनडायरेक्ट टैक्स, तो मैं आपको डायरेक्ट एडवांटेज नहीं करवाऊंगी, डायरेक्ट टैक्स के डिसएडवांटेज नहीं करवाऊंगी, ये आपने कट कर देने हैं, ठीक है। ये छोड़ देने आपने, क्या छोड़ना है? डायरेक्ट टैक्सेस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है। अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि व्हाट आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिनका इम्पैक्ट और जिनका इंसिडेंस अलग अलग पर्सन पे पड़ता है। मतलब लाइबिलिटी किसी और की टैक्स पे करने की, लेकिन पे कोई और कर रहा है, ठीक है। तो एन इनडायरेक्ट टैक्स इज वन इन विच बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स। जैसे डायरेक्ट टैक्स में तो पर्सन अपनी बर्डन, टैक्स लाइबिलिटी के बर्डन को किसी दूसरे के ऊपर शिफ्ट नहीं कर पाता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स है जो कि अपने टैक्स के बर्डन को दूसरे पर्सन के ऊपर ट्रांसफर कर सकता है। द टैक्स पेयर इज नॉट द टैक्स बेयरर, यानी कि इसमें टैक्स पेयर और टैक्स बेयरर दोनों ही अलग अलग पर्सन होते हैं। मतलब लाइबिलिटी किसी और की होती है और पेमेंट कोई और करता है। जैसे कि लाइबिलिटी सारे के सारे सेलर की होती है, लेकिन पेमेंट उसको कंज्यूमर करता है, ठीक है। क्योंकि देखो, जैसे अगर मैन्युफैक्चरर है, एक मैन्युफैक्चरर, अगर वो किसी, जैसे बुक, तुम्हारी इनकम टैक्स की बुक लगा लो या ये वाली बुक लगा लो, ठीक है, इसकी कॉस्ट है 325 रुपीज़, ठीक है। तो जब ये बनी होगी ना, ठीक है, अभी तो मैं कॉस्ट में करवाऊंगी, मैं कॉस्ट सेलिंग प्राइस कैसे फिक्स करते हैं। तो जब ये बनी होगी उस टाइम पे क्या हुआ होगा कि भाई बनी तो ये होगी 100 रुपये में, मतलब मैन्युफैक्चरर को कॉस्ट पड़ी होगी 100 रुपये में, उसने आगे 120 रुपये में ए को बेच दी, क्योंकि उसने उसमें अपना जो टैक्स पे किया है जीएसटी का वो इसमें इंक्लूड करके वसूल कर लिया सेलर ए से। अब सेलर ए ने वो गुड्स बी को बेच दिया, तो सेलर ए ने जितना भी जीएसटी पे किया था, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स पे किया था, वो बी से वसूल कर लेगा। अब बी जो है, बी अपने जो भी उसने पेमेंट ए को किया था वो सी से वसूल कर लेगा, क्योंकि सी को आगे सेल कर देगा वो, और सी फाइनली कंज्यूमर को बेचेगा। तो मतलब ऐसे बढ़ते बढ़ते टैक्स ऐड होते होते उसकी सेलिंग प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी,
और फाइनली उन सारे टैक्सेस को कौन पे करेगा? कंज्यूमर पे करेगा। ठीक है बेटा, तो ये होता है कि टैक्स पेयर इज नॉट द टैक्स बियरर। टैक्स पेयर कौन है? कंज्यूमर है। टैक्स बियरर कौन है? सारे सेलर्स हैं। तो द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस, इम्पैक्ट का मतलब लाइबिलिटी, इंसिडेंस का मतलब पेमेंट, ठीक है, आर ऑन डिफरेंट पर्सन्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज लेविड ऑन and collected from a person who manages to pass it on to some other person or persons on whom the real burden of tax falls। तो एक indirect tax, ठीक है, लेवी किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है किसी एक पर्सन के द्वारा। कौन से पर्सन के द्वारा? जो उस बर्डन को किसी दूसरे पर्सन के ऊपर पास कर देता है, शिफ्ट कर देता है, ठीक है, और वो जो दूसरे पर्सन के ऊपर शिफ्ट कर रहा है वही फाइनली उस टैक्स को पे कर रहा है। एग्जाम्पल कमोडिटी टैक्स और सेल टैक्स। देखो इसने एग्जाम्पल दे दिया, कमोडिटी टैक्स या सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब पहले लगती थी, अब सिर्फ कस्टम ड्यूटी लगती है और जीएसटी लगता है। आर इनडायरेक्ट टैक्सेस, अर्लियर अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लेविड इन इंडिया। देखो बता रहा है वो कि पहले मतलब 2017 से पहले इंडिया में बहुत सारे मतलब नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, वैल्यू एडेड वैट, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स लग्जरी टैक्स, ठीक है, ये सारे के सारे टैक्स होते थे। बट हाउ एवर इंडियन इनडायरेक्ट टैक्सेशन रिजाइन इन इंडिया हैज विटनेस्ड अ पैराडिज्म शिफ्ट ऑन July 1, 2017 विद इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया। तो जब से जीएसटी हमारा लागू हुआ उसके बाद से जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन का जो रेजिम है, मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर है, वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। कब से? July 1 से। तो अंडर जीएसटी लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव बीन मर्ज इनटू अ सिंगल टैक्स। तो कहता है जीएसटी में, जीएसटी एक सिंगल टैक्स हो गया, उसमें जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस पहले थे जो अभी तुम्हें पढ़ाए हैं ये सारे उसमें मर्ज हो चुके हैं, मतलब उसमें मिक्स हो चुके हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इज अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप इन द फील्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो हमारा जीएसटी है उसका इंट्रोडक्शन, उसका लागू करना इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स, इनडायरेक्ट टैक्स सुधारों में एक बहुत इंपॉर्टेंट सुधार है। हाउएवर कस्टम ड्यूटी इज नॉट येट अबोलिश्ड इन इंडिया। कस्टम ड्यूटी देखो अभी भी चालू है, अभी अबोलिश नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल जो वो होते हैं ना, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो होते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इंटरनेशनली, उन पे कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग डिस्पाइट इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। सिमिलरली सम प्रोडक्ट्स आर कैप्ड आउट ऑफ लूप ऑफ जीएसटी। इसीलिए कुछ हमारे आइटम्स थे जैसे कि अल्कोहल हो गया, ठीक है, और एक दो चीज़ें और थी, अल्कोहल हो गया और हाई स्पीड डीजल हो गया, ठीक है, ये चीज़ें, और नारकोटिक गुड्स हो गए, ठीक है, इन चीज़ों पे जीएसटी अभी लागू नहीं हो रहा है क्योंकि वो जीएसटी के लूप से बाहर आ गई। एग्जाम्पल देखो उसने बताया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर स्टिल सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ एक्साइज ड्यूटी एंड वैट इन कंट्री। ठीक है बेटा, यहाँ तक आप पढ़ के आना क्योंकि हमारा इनडायरेक्ट टैक्स यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो कल आपने यहाँ तक के नोट्स बना लेने हैं, ठीक है, बाकी मैं आपको कल कराऊंगी।